नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ आपके बीच उपस्थित है ज्ञानवापी पर गहलोत की गुगली। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ ज्ञानवापी के मसले को लेकर हिंदू समाज गदगद है, दुनिया भर के हिंदू इंतजार कर रहे हैं कि कब वो ज्ञानवापी परिसर में पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करें। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को दिखा दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से हिंदू आस्था का अपमान किया है। उनकी नजरों में ज्ञानवापी आस्था का विषय नहीं है, बल्कि ये तो तमाशा है, बीजेपी का तमाशा, एक तमाशा। और साथ ही साथ अशोक गहलोत ये कहते हैं कि ऐसे 100 तमाशे सामने आएंगे, 100 तमाशे। एक बार फिर से हिंदू आस्था का अपमान, एक बार फिर से हिंदुओं को छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल निकले अशोक गहलोत। लेकिन ये वही राजस्थान और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं जहां पर अभी कुछ दिन पहले ही चिंतन शिविर हुआ था और इस चिंतन शिविर में बीजेपी के हिंदुत्व की काट के लिए एक रणनीति तैयार हुई थी, जिसमें हिंदू आस्था का ध्यान रखने का भी ध्यान रखना होगा, ये कहा गया था। एक रोड मैप तैयार हुआ था। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते, अभी चिंतन शिविर खत्म ही हुआ। चिंताएं दूर करने के बजाय चिंता कांग्रेस ने खुद बढ़ा ली है। हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाना, इस ऐसे बयान देना, हिंदुओं को अपने आप से दूर करना, ये कांग्रेस ऐसा करके क्या अपने लिए एक बार फिर से मुसीबत नहीं खड़ी कर रही है? अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी मुखर है, संत समाज आक्रोश है, हिंदू संगठन आक्रोशित हैं। तो फिर ऐसे में कांग्रेस का ये स्टैंड क्या माना जाए, इसी पर आज हम करेंगे खुलकर बहस। हमारे साथ होंगे कुछ ही देर में कुछ विशेष अतिथि, लेकिन आइए सबसे पहले देख लीजिए वो रिपोर्ट जो ये बता रही है कि गहलोत ने गुगली तो फेंकी है ज्ञानवापी पर, लेकिन उनकी गुगली उन्हीं को ही बैकफुट पर ला रही है। जहां देश का सारा हिंदू समाज ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा करने और उस पर जल चढ़ाने का इंतजार कर रहा है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कद्दावर नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्ञानवापी मुद्दे पर बेतुका बयान देते हुए ज्ञानवापी मामले को एक तमाशा बता दिया। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर मौजूद होने के तमाम साक्ष्य मिलने का दावा के बाद भी अशोक गहलोत मंदिर का समर्थन करने के बजाय विरोधी बयान दे रहे हैं। वो देश को बर्बाद करने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, देश में हिंसा फैलाने वाले हैं। क्या तमाशे हो रहे हैं देश के अंदर। अब एक नया तमाशा शुरू कर देंगे वहां पर वाराणसी के अंदर। जब भी हिंदुओं पर मुगल आक्रांताओं के द्वारा हुए अत्याचारों को उजागर किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा से हिंदू विरोधी बयानबाजी करने लगते हैं। लेकिन जब हिंदू त्योहारों पर जिहादियों द्वारा पथराव किया जाता है तो कांग्रेसी नेताओं को सांप सूंघ जाता है। इसके उलट कांग्रेसी नेताओं का जिहादियों के समर्थन में पॉलिटिकल टूरिज्म तक शुरू हो जाता है। अगर सिर्फ राजस्थान की ही बात कर ली जाए तो पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के करौली, जोधपुर, अलवर, हनुमानगढ़ में हुए हिंदू त्योहारों पर निकाली गई रैलियों और जुलूस पर जिहादियों द्वारा पथराव किया गया। तो यही गहलोत सरकार जिहादियों के खिलाफ न तो कार्रवाई करती नजर आई और न ही अशोक गहलोत ने किसी तरह का बयान दिया। लेकिन जब भी किसी मंदिर को मुगल आक्रांताओं के द्वारा तोड़कर मस्जिद बनाने के साक्ष्य मिलते हैं तो कांग्रेसी नेता हिंदू विरोधी बयानों की बहार ला देते हैं। कुछ दिनों में ही राजस्थान में चुनाव होने हैं, तो क्या अशोक गहलोत मुस्लिम वोट को बचाने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या हिंदू विरोधी बयान देकर कांग्रेस राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? अब देखना ये होगा कि ज्ञानवापी मुद्दे पर गहलोत की गुगली राजस्थान में होने वाले चुनावों पर क्या असर डालती है। दीपक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
तो पहले प्रभु श्री राम का अपमान और अब प्रभु श्री राम की आराध्य भोले बाबा शिव का अपमान। आखिर ऐसे बयान देकर कांग्रेस बार बार हिंदुओं की नाराजगी मोल क्यों ले रही है? ये तमाशा क्यों लगता है? ये आस्था क्यों नहीं लगती है? आइए इन सवालों के साथ आज के मेहमानों से अब आपका परिचय कराती हूँ। स्क्रीन पर लेकर आए आज के पैनलिस्ट हमारे सामने जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, बहुत बहुत स्वागत। साथ ही साथ हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जुड़ रहे हैं प्रवक्ता हर्षद शर्मा जी, बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ आज राष्ट्रीय हिंदू स्वाभिमान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिद्धार्थ शर्मा भी इस पैनल का हिस्सा हैं। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं हर्षद जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए प्रभु श्री राम के मसले से लेकर यानी अयोध्या से लेकर ज्ञानवापी तक कांग्रेस का राग नहीं बदला। आज अशोक गहलोत साहब को यह तमाशा लगता है, हिंदू आस्था का क्या ख्याल बिल्कुल नहीं है। लावणी जी, आपका एक ड्रामा नहीं है, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई हाथ नहीं है। आपसे मेरे सवाल, आज महंगाई उच्च स्तर पे है, रुपया कमजोर हो रहा है, बेरोजगारी 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, सीमेंट, सरिया हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, सब चीजें इतनी महंगी है। कौन एक ऐसा व्यक्ति है जो इन सब चीजों से देश का ध्यान भटकाकर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बहस को अड़िग रखना चाहता है? पहले सीए एनआरसी, ट्रिपल तलाक, बुर्खा, ताजमहल, अब जी, तो ये मुद्दे देश की जनता ने हाथों हाथ लिया और उन्होंने इसी को, उस मुद्दे को हाथों हाथ लेते हुए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से देश को सौंप दिया, उनके हाथों में कमान सौंप दी। आप महंगाई, बेरोजगारी की बात करिए, करते रहिए, ये मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी तो दूसरे राज्यों में भी आ रही है और केंद्र में भी आ रही है। ये तो देश की अपनी चॉइस है। मैडम, चुनाव तो पाकिस्तान में आतंकवादी भी जीत रहे हैं, तो क्या उनको आप सही डरा दोगे? चुनाव जीत ओवैसी भी जीत रहा है चुनाव। आप आस्था और आतंक को नहीं जोड़ सकते। हर्षद, बीच में बोलना पड़ेगा, बीच में बोलना पड़ेगा। हर्षद, अगर आप आस्था को आतंक से जोड़ेंगे तो मुझे बीच में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आस्था आप मुझे यहाँ परमिशन देने के लिए नहीं बैठे हैं। हर्षद जी, आप मुझे परमिशन देने के लिए बैठे, मैंने आपको आमंत्रित किया है यहाँ पर मंच देने के लिए, मैंने आपको आमंत्रित किया है अपने सवालों का जवाब देने के लिए। आपको ये अलाउ नहीं है कि आप मुझे बताएंगे कि मुझे कब रुकना है, कब चलना है। आप आतंक को आस्था से नहीं जोड़ सकते। मेरे कार्यक्रम में हिंदू मंच पर राष्ट्र सर्वोपरि के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो आस्था को आप आतंक से नहीं जोड़ सकते। नहीं बोलने दूंगा, आप होगी आपके चैनल पे, पहले मैं बोलूंगा, पहले मेरी बात खत्म होगी। आपका ये फ्रस्ट्रेशन बोल रहा है हर्षद जी। आप गुलाम होंगे, मैं गुलाम नहीं हूँ। हर्षद जी, हर्षद जी, मेरी बात खत्म होगी। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी, मैं आपकी पूरी बात सुनूंगी और आपको इसीलिए आमंत्रित किया है, लेकिन जहां पर आप गलत होंगे मैं आपको टोकूंगी और ये आप तय नहीं करेंगे कि मुझे कब आपसे सवाल पूछना है, मुझे कब बोलना है और कब नहीं बोलना है। आपको किसी ने बोलिए, मैं भी आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा, चुप रहिए। आप बिल्कुल नहीं मुझे चुप करा सकते। आपको मंच दिया है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है, ये आपका फ्रस्ट्रेशन है जो यहाँ पर निकल रहा है, क्योंकि आप लोगों के पास सवाल का जवाब नहीं होता है। आप घबरा जाते हैं, आप डर जाते हैं और आप एंकर से बहस करने लगते हैं। ये आप तय नहीं करेंगे कि मुझे आपसे क्या सवाल करना और क्या सवाल नहीं करना है, लेकिन मेरे कार्यक्रम में आप आस्था को आतंक से कंपेयर नहीं कर सकते। आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा, चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। आपके हिसाब से नहीं बोलूंगा। मेरे कार्यक्रम में आप आस्था को आतंक से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते और ये आप तय नहीं करेंगे कि मुझे आपसे क्या सवाल पूछना है और कब बोलना है। सुननी पड़ेगी, बार बार बोलने से मैं आपकी बात नहीं सुनने लगूंगा। चलिए बोलिए, आपका फ्रस्ट्रेशन ठीक है, आपके फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए आपको 30 सेकंड देती हूँ। बोलिए 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 हर्षद। आपके भाषण सुनने नहीं आया हूँ मैं, जाके कहीं और भाषण और यहाँ आपका भाषण सुनने के लिए हमने आपको आमंत्रित नहीं किया है। आप हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाते रहे, हम आपसे सवाल करें तो आप आस्था को आतंक से कंपेयर करेंगे, हम आपकी आस्था को आतंक से कंपेयर करेंगे और मैं आपको मंच दूंगी। आप सरकार से डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी।
सुननी पड़ेगी। आप नहीं, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। बोलिए मेरी बात अर्शद। सुननी पड़ेगी। बोलिए हाँ, बीच में बोलिए, मत जरा बोलिएगा। देखो आपका बीच में फ्रस्ट्रेशन मत कैसे बोलिएगा। निकलता है। बोलिए हाँ, और मुझे तो बोलना है, मैं बोलूंगा, आपके हिसाब से नहीं चलूंगा, इसलिए चुप रहना। मैं चाहती हूँ कि आज आप एक्सपोज हो। बोलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल होऊंगा, तो चुप रहेगी तो Continue, एक्सपोज होगा ना। continue, चुप रहने का continue। धैर्य होना चाहिए आपके अंदर। चुप रहिए आप। कंटिन्यू। हाँ जी, मैं ये कह रहा था लाजमी जी कि चुनाव जीत गए, चुनाव जीत गए, अच्छा ढोल पीट रखा है आप लोगों ने। चुनाव जीत गए तो हर चीज सही हो गई। आप ये बताइए कि पिछले 2019 से जब से सरकार दूसरी बार वापस बनी है, इस सरकार ने मुद्दे क्या उठाए? पहले ट्रिपल तलाक लेके आ गई, फिर 370 लेके आ गई, फिर CANRC लेके आ गई, फिर बुरखा लेके आ गई, अब ज्ञान व्यापी लेके आ गई, बीच में और भी कुछ कुछ छोटा मोटा आता रहा। तो चुनाव जीत गए तो इनको ठेका मिल गया हिंदू मुसलमान की बहस करने का क्या? इस देश की जनता के मुद्दे कब उठाएगी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, रुपया कमजोर हो रहा है, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, महंगाई सस्ती कर दूंगा, तो लोग सस्ते हवाई जहाज में चलने लगेंगे। क्या हो गया इन बातों को? कहाँ है वो नरेंद्र मोदी जो ये सारी बातें करते थे? बेरोजगारी 45 साल के सबसे उच्च स्तर पर है। कोविड में लोगों की मृत्यु हुई ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से। इस देश में हेल्थ की बात कब होगी? एजुकेशन की बात कब होगी? पहले राजस्थान की अर्थव्यवस्था देख लीजिए। स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है कि वहां पर एक महिला को जो पैरालाइज थी उसकी आंख चूहा कुतर गया, उसकी आंख चूहा कुतर गया। आप क्या हेल्थ की बात करते हैं? आपसे एक स्टेट तो संभलता नहीं है, आप हेल्थ की बात करते हैं। एक पैरालिटिक महिला जो वहां पर अस्पताल में भर्ती थी, उसकी आंखें चूहा कुतर गया। जरा चश्मे से देखने की कोशिश करिए पहले, और उसके बाद यहाँ पर आकर बहस करिएगा। आइए, आपका ड्रामा, आप ड्रामा कितना करने के लिए आए हैं ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। आइए धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, धनंजय गिरी जी, सच दिखाई नहीं देता, आस्था तमाशा लगती है, स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, लेकिन राजस्थान में एक महिला की आंख कुतर दी चूहे ने। इस पर इनके पास जवाब नहीं था। लावली जी, मैं समझता हूँ कि एक क्वालिफिकेशन होती है, जब बुलाते हैं तो माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको बार बार बहुत आराम से और बहुत मर्यादित भाषा में बात कर रही हूँ। आप यहाँ पर अगर दिखा रहे हैं, अगर आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप चुप रहिए, लेकिन मर्यादा में बात करिए, मर्यादित होकर बात करिए। And this is my last warning to you. बंद करिए इनका फेडअप, बंद करिए। जिस आदमी को महिला से बात करने की तमीज नहीं हो, जिसको ये पता नहीं है कि सच क्या है और झूठ क्या है, वो यहाँ बैठ के भाषणबाजी करने के लिए बैठा हुआ है वो आदमी। आपको बात करने की तमीज नहीं है कि एक फीमेल एंकर से कैसे बात करते हैं। धनंजय गिरी, धनंजय गिरी, धनंजय जी की आवाज दीजिए। धनंजय गिरी, मुझे लगता है शायद धनंजय जी, मैं आपकी आवाज अभी हम तक नहीं पहुंच रही है, हम चेक कराते हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ शर्मा भी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बीते 15 मिनट से आप सुन रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अभी मैं आपको पहले तो एक छोटी सी चीज हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र हैं उनको भी कह दूं। धनंजय भाई यही कहने की कोशिश कर रहे थे कि डिबेट में जिनको बुलाया जाए कम से कम उनका जो योग्यता का आंकड़ा है वो देख लिया जाए। ये ऐसे लोग जिनको प्रवक्ता छोड़कर कहीं 4 लोग अगर बैठे हो, उनमें बैठने की जिनकी औकात तक नहीं है, ऐसे लोगों इनको मंच और माइक देंगे तो यही होगा। ये ऐसे ही उल्टियां करेंगे, न इनको महिलाओं की इज्जत करनी आएगी न कुछ करनी आएगी। माफ कीजिए हर्षद जी, आपको लोगों के बीच में बैठने का मैनर्स तक मालूम नहीं, आप स्वयं को प्रवक्ता कहते हैं। किस गधे ने आपको प्रवक्ता बना दिया पार्टी का? धनंजय भाई को देखिए कितनी शालीनता के साथ बैठे, उन्होंने जब बात आरंभ की बड़ी शालीनता के साथ आरंभ की। आप बात करते प्रवक्ता होने की। और दूसरी चीज जो अभी बात हुई, आप कह रहे हैं कि चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आपके सरकार की। मैं राजस्थान का ही निवासी और कोटा शहर में रहता हूं। आज सुबह ही उस महिला से मिलकर आया हूं जिसकी पलक कुतर दी ये वाली। अधिकारी प्रधानमंत्री हैं कि नहीं है? अरे मैंने मेरे शहर में लोगों को मरते देखा है कोविड पीरियड में। आप चिकित्सा और स्वास्थ्य की बात करते हैं। दंगों में मैंने मेरे शहरों में जोधपुर में जाना चाहता था, जाने नहीं दिया सरकार ने। हमारे जो प्रवक्ता है उनको फोन पर धमकियां दी गई। एकदम अराजकता और आतंक का माहौल चल रहा है आपकी सरकार में। आप दूसरों को नियम सिखा रहे हैं।
आप किस तरीके से, हर्षद जी, किस तरीके से आप नहीं, आप उंगली क्या उठाएंगे, आपके पास बोलने के लिए क्या है? आप चिकित्सा के मामले पर या शिक्षा के मूल मुद्दा जो ज्ञान वापी का था, ज्ञान वापी के मुद्दे पर आपको बता दूं, ज्ञान वापी में जो आपके गहलोत जी मुख्यमंत्री साहब बयान दे रहे हैं कि 100 जगह होंगे, ये गहलोत जी का बयान देना उनका मानसिक जो स्थिति है वर्तमान की, वो दर्शाता है कि किस तरह हताश हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह विजय हासिल करती जा रही है, बार बार जीतती जा रही है, और जिस तरह का माहौल अब राजस्थान का बन रहा है, राजस्थान के हिंदू जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं, डर गए गहलोत जी। 4 दिन पहले आपको वीडियो में दिखा दूंगा पर्सनल भेजकर, 4 दिन पहले कांग्रेस की एक बैठक के दौरान गहलोत जी का वीडियो है जो बहुत वायरल हुआ, जिसमें खुद गहलोत जी कह रहे राजस्थान का माहौल हिंदुत्ववादी बन गया है, लोग हमें वोट नहीं देंगे। और हर्षद जी, आप कांग्रेस के प्रवक्ता होकर इस चीज को स्वीकारते नहीं हैं। दुर्भाग्य की बात है, आज गहलोत सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा है। बार बार भाजपा पर आरोप लगाना, हिंदुत्ववादी लोगों को, हम लोगों को आतंकवादी घोषित करना, ये क्या है? ये कांग्रेस की और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, ये सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। धनंजय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप धनंजय जी, मेरी आवाज अब तक आपको पहुंच रही होगी? धनंजय जी, आ रही है आपको मेरी आवाज? लावणी जी, मैं 2 बातें कहूंगा। पहले गहलोत जी की बात पर आने से पहले मैं एक बात कहूंगा कि एक बेसिक क्वालिफिकेशन होती है हर चीज की। अगर आप किसी को डिबेट में बुलाते हैं तो उसको विषय का ज्ञान पहले होता है, और जाहिर की बात है कि जब भी बात हो विषय के इर्द गिर्द हो, क्योंकि समय कम होता है, उसमें बातें कहनी होती है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की विडंबना ये है कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर से नीचे तक यही उल्टी गंगा बह रही है। इनके शीर्ष नेतृत्व को समझ में नहीं आता, वो क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं, उनको क्या समझ में आता है, वो क्या कहते हैं, और उसी टाइप के लोग सारे राहुल गांधी हैं। अशोक गहलोत भी उसका उदाहरण है। राजनीति की रेस से बाहर हो रही कांग्रेस आज अपने रेस से बाहर होने से बहुत दुखी है, और रेस में आने को बेताब है, बेचैन है। इसके लिए वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा होने में उसे पता भी नहीं चल रहा है कि वो कब भारतीय जनता के खिलाफ खड़ी हो जा रही है। भारत के बड़े जनमानस के पारस जो हिंदू यहाँ के बहुसंख्यक समाज है, उसके खिलाफ कांग्रेस शुरू से रही है। विधर्मी दास्ता कांग्रेस का बेसिक चरित्र है, और कांग्रेस में एक रेस लगी रहती है कि कौन कितना बड़ा सेकुलरिज्म का चैंपियन बनेगा। अशोक गहलोत भी उसी चैंपियनशिप के अवार्ड पाने के लिए चल जाते हैं। माँ बाप ने अशोक नाम रखा होगा जिससे शोक समाप्त हो, लेकिन वो देश के लिए शोक बनेंगे, समाज के लिए शोक बनेंगे, हिंदू समाज के लिए शोक बनेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा। और सबसे बड़ी बात कि जो पार्टी राम जन्मभूमि को, राम के जन्म को कहती है कि ये काल्पनिक थे, वो अगर शिव पर सवाल उठा रही तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो कहते हैं कि जागो प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। कांग्रेस मति भ्रम हो चुकी है, मति भ्रम का शिकार हो चुकी है, कांग्रेस की मति भ्रष्ट हो चुकी है, और इसी कारण से कांग्रेस भारत के हिंदू जनमानस द्वारा, बहुसंख्यक समाज द्वारा नकार दी गई है, और इसीलिए कांग्रेस अपने वोट बैंक सवाल ये है कि आप भारतीय जनता पार्टी का विरोध करें, आप देश का आप यहाँ पर मोदी जी का विरोध करते हैं, लेकिन देश का विरोध करने लगते हैं, भारतीयता का विरोध करने लगते हैं। हर्षद, हर्षद, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद हर्षद जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। मैं हर्षद जी के पास ये सवाल लेकर जाऊंगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सिद्धार्थ जी, सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब हम आस्था की बात करते हैं, और यहाँ पर आस्था के पीछे जो पड़ताल चल रही है वो पूरी वैज्ञानिक आधार पर पड़ताल चल रही है, और मामला कोर्ट में है। मुख्यमंत्री पद एक संवैधानिक पद होता है। जब आगे, हर्षद जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। ठीक है, तो आती हूँ मैं सिद्धार्थ जी, जरा हर्षद जी का सवाल पहले हर्षद जी का जवाब ले लेते हैं। हर्षद जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लावणी जी, और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, मैं लिख लेता हूँ, अगर इसका जवाब दे देता हूँ। बोलिए हर्षद जी, मत बोलिएगा। बोलिए। लावणी जी, पहली बात तो मैं धनंजय जी की बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैंने कहा बेसिक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जिस देश को आपने पहली अनपढ़ शिक्षा मंत्री दी, आप बेसिक क्वालिफिकेशन की बात कम से कम आप भारतीय जनता पार्टी के जो नुमाइंदे यहाँ बैठे हैं वो ना करें, ठीक है। दूसरी बात, माननीय सिद्धार्थ भाई हमारे मित्र कोटा से आते हैं, तो आपने बताया कि आईब्रो चूहा उतर गया एक सरकारी अस्पताल में। ये वही कोटा है जहाँ से ओम बिरला सांसद हैं, देश के जो स्पीकर हैं, तो ये वही कोटा है या कोई दूसरा कोटा राजस्थान में है? हाँ, बिल्कुल दीजिएगा। और ये बताइए कि लावणी जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि राजस्थान की हेल्थ और इकोनॉमी बहुत डाउन है,
तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के प्रधानमंत्री नहीं है? उनकी कुछ जिम्मेदारी 25 सांसद राजस्थान उनको देता है, उनकी कोई जिम्मेदारी राजस्थान के प्रति नहीं है? ये कैसा आर्ग्यूमेंट है कि भाजपा सरकार इकोनॉमी खराब कर रही है तो कांग्रेस भी खराब कर रही है, इसलिए चलो वेल सेटल्ड, हिसाब बराबर चल रहा है, इसलिए हम ये आर्ग्यूमेंट दे देते हैं। और जहां तक बात हताशा की है, तो धनंजय जी आपको तो खुश होना चाहिए ना कि कांग्रेस हताश है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देखिए बात यह है धनंजय जी, लोगों के बीच में जाइए, लोगों से महंगाई के बारे में पूछिए। वर्तमान में एक मिनट आप सुनिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। जी बिल्कुल, जनता के बीच में जाइए, ये घर बैठकर डिबेट करने से बेहतर है आप जनता के बीच में जाइए, जनता के मुद्दे पूछिए वो क्या है, वो आपको बताएंगे कि वो महंगाई से परेशान है, बढ़ती दूध की कीमतों से परेशान है और पूरे देश में परेशान है। मैं इस आर्ग्यूमेंट में नहीं हूँ कि कहाँ कांग्रेस की सरकार है और कहाँ भाजपा की सरकार है। मेरा तो ये कहना है कश्मीर से कन्याकुमारी तक आम आदमी परेशान है, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, घर बनाने जाते हैं तो सीमेंट, सरिया, पाइप सबकी कीमत आसमान छू रही है। इस पर कब बहस होगी? कब तक आप लोग या और मैं अशोक गहलोत जी की बात का समर्थन करते हुए पूछता हूँ कि आप लोग कब तक ये ड्रामा करते रहेंगे? राम मंदिर का विवाद 200 साल चला, खत्म हो गया, अब आपको हिंदू मुसलमान की बहस करने के लिए कुछ नहीं है, तो अब आप कुछ नया लेके आ गई भारतीय जनता पार्टी। इस देश को शांति चाहिए, इस देश के हिंदू को शांति चाहिए, शांति तो उसको अपना जीवन व्यापन करना है और आपकी सरकार वो नहीं करने दे रही। धनंजय जी जवाब दीजिए, आप लोग आमने सामने। देखिए ऐसा है, इस देश के हिंदुओं को शांति चाहिए। शांति किस कीमत पर चाहिए? अपनी अस्मिता की कीमत पर, अपने पराभव की कीमत पर, अपने मुगलों के आतंक की कीमत पर, हमारे पुरखों के ऊपर जो जाति हुई है उसको झेलते हुए हमें शांति चाहिए। ऐसी शांति किस काम की? राम हमारे आदर्श है, इस समाज के आदर्श है राम। और भगवान राम ने भी 3 दिन तक समुद्र से निवेदन किया। 3 दिन के बाद उनका धैर्य टूटा और उन्होंने कहा कि बिना न माने जल्दी जड़ गए, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिना होई न प्रीत। यहाँ हिंदू समाज ने 300 वर्ष से ज्यादा समय तक अपनी अस्मिता की रक्षा औरंगजेब द्वारा तोड़े गए, तुर्कों द्वारा तोड़े गए मंदिर में अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए 300 साल तक की। और बाबा के मिलने के बाद भी कांग्रेस काबा की पॉलिटिक्स में विश्वास रखती है, हम बाबा की पॉलिटिक्स में विश्वास रखते हैं। बाबा विश्वनाथ, विश्व से मैत्री और सबसे प्रीति, ये सामाजिक समरसता का सिद्धांत अगर किसी को सीखना हो तो शिव से सीखे। जहाँ नाग भी है, जहाँ सांप भी है, जहाँ डमरू भी है, जहाँ सब कुछ है, मोर भी है, जहाँ चूहा भी है, उस सामाजिक समरसता का संदेश देते विश्व के सबसे बड़े, जो विश्व के नाथ है, किसी एक व्यक्ति के नहीं है। हम बाबा विश्वनाथ की जब बात करें, 300 साल बाद वो जो मंदिर मिला, शिवलिंग मिला, वो उसके बाद भी और विधर्मी समाज के द्वारा इतनी बड़ी वहां पर मक्कारी की जा रही है कि वहां पर वजू किया जा रहा है, बावजूद उसके कांग्रेस करे कि शांति चाहिए। किस कीमत पर कांग्रेस को शांति चाहिए? हिंदू की अस्मिता की कीमत पर, इस देश की कीमत पर। पाकिस्तान बंटवा दिया, बांग्लादेश बंटवा दिया, अफगानिस्तान बंटवा दिया, और कांग्रेस का बस चले अर्शद का जवाब दे लेते हैं, फिर चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास। राष्ट्र की अस्मिता को तार तार कर चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस को बाबा की पॉलिटिक्स मुबारक हो। हमें बाबा विश्वनाथ के साथ जीना है और बाबा विश्वनाथ के साथ मरना है। धर्म रक्षित रक्षिता, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, स्वधर्म निधने श्रम पर धर्म भयावह। अपने धर्म में मर जाना अच्छा है दूसरे धर्म में जाकर के जाने से। कांग्रेस को ऐसी मुबारक हो, कांग्रेस को भी धर्मी दास का मुबारक हो, उसके काले कारनामे मुबारक हो। अरे हो गया, मिलेगा आपको एक्सपोजर टीवी पे, चुप रहिए, अब सुन लीजिए। अब धनंजय जी आपने कहा कि 2 कौड़ी के आपके जैसे आदमी से मुझे जरूरत नहीं है। आप एक बार धनंजय गिरी गूगल कर लीजिए, आप समझ में आ जाएगा। और जो डिग्री की बात आप कर रहे थे ना, आपकी आदरणीय सोनिया गांधी ने लिख करके पार्लियामेंट में माफी मांगी है, लिख करके माफी मांगी है। दीजिए, बाकी सबको हटा दीजिए, सुन लीजिए ना। लावणी जी ने मुझे दिया है मौका, मुझे सुन। लावणी जी तो आपसे त्रस्त हो गई। एक महिला हो गया और चलिए ठीक है, समय की कुछ सीमाएं हैं, मुद्दे पर रहते हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं, मुद्दे पर रहते हैं, समय की कुछ सीमाएं हैं। ठीक, धनंजय जी आपने कहा कि बाबर ने ऐसा कर दिया और औरंगजेब ने ऐसा कर दिया, मुगलों ने किस कीमत पर हम शांति चाहते हैं, मुगलों ने ऐसा किया। जो मुगलों ने करा वो गलत था, हम खुल के कहते हैं गलत था। मुगलों ने इस देश के शासन में जो सब करा A to Z सब गलत था। अब इसका बदला आप आज की जनता से लेंगे क्या? आप इतिहास बदल देंगे क्या? इन मुद्दों को उठाने से हो क्या रहा है, मेरे को ये बताइए। अशांति फैलने, एक विशेष वर्ग के खिलाफ हर आदमी में नफरत फैलाने के अलावा आपकी सरकार, ये सरकार द्वारा प्रायोजित जो कार्यक्रम चल रहे हैं,
ये कब तक चलेंगे और ये इतिहास कहाँ से शुरू हो रहा है कि किसने किस चीज की खुदाई करी थी, किस चीज को तोड़ा था, तो इसका कोई हिसाब है आपके पास? कुल मिलाकर बात यह है कि देश में जो बातें नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले की थी कि पेट्रोल डीजल सस्ता कर दूंगा, खाद्य तेल सस्ता कर दूंगा, रुपया 2 मिनट जवाब देना चाहूंगा इनका बीच में, रोजगार दूंगा, सब अब चीजें वहां पर विफल होती हर्षद, मेरा 2 सवाल आपसे, मेरा 2 सवाल है, जरा सवाल भी सुन लीजिए, जरा हर्षद को ले स्क्रीन पर, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास जाती हूँ। आपने कहा कि भय का माहौल, अरे एक ऐतिहासिक पड़ताल हो रही है, एक ऐसी पड़ताल हो रही है जिससे सच सामने आएगा। अगर इस देश की हिंदू आस्था से जुड़ी हुई पड़ताल में सत्य सामने आ जाता है तो एक विशेष वर्ग को इससे डर क्यों लगता है? दूसरी तरफ आप जिस विशेष वर्ग की डर की बात कर रहे हैं, जब वो रैलियों पर, रामनवमी की रैलियों पर, जुलूस पर पत्थर फेंकता है तो डर नहीं लगता है। जब दरगाह के बगल में मंदिर बनाने की बात आती है, पत्थर फेंका जाता है, आगजनी हो जाती है, तब डर नहीं लगता, तब सहिष्णुता आ जाती है। ये कौन सा शांति दूत है? ये कौन सा डर है? अरे भगवान बोले सामने आ रहे हैं, आने दीजिए। लावणी जी, पहले मैं इनको जवाब दे दूं एक चीज का जो इन्होंने बोली है, शायद इनको ध्यान में रहे। आ रही हूँ सिद्धार्थ जी, बस इसके बाद ही आपके पास आऊंगी कि भोले बाबा अगर मिल जाते हैं तो इससे डर का माहौल कहाँ से हो जाएगा? आपका सवाल समझ गया हूं, ठीक है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ये कहना है कि पड़ताल की तो अशोक गहलोत जी ने विरोध करा ही नहीं, या आपने कंक्लूजन कैसे ले लिया कि उन्होंने पड़ताल का विरोध तो फिर तमाशा किस चीज को कह रहे हैं वो? फिर बीच में बोलने लगी आप। अरे पूछ रही हूँ मैं आपसे, बोल नहीं रही हूँ, पूछ रही हूँ आपसे। आपको क्या एजेंडा पुश करना है, उसका जवाब अपने आप दे दूंगा, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, अशोक गहलोत जी ने सिर्फ ये कहा कि ये सब जो हो रहा है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने तो पड़ताल का विरोध करा नहीं। आपने कैसे ये कंक्लूजन ले लिया कि उन्होंने पड़ताल का विरोध करा? दूसरी बात आपने पूछा, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पहुंची है क्या? नहीं, मैं रोकूंगी आपको। भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पहुंची है क्या? कोर्ट में वादी पक्ष कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। हर्षद, क्लियर योर स्टेटमेंट, क्लियर योर स्टेटमेंट। भारतीय जनता ना, आप क्योंकि फंसते हैं, आप फंसते हैं तो आप टोकने लगते हैं। आप ये भ्रम की राजनीति करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, यही भ्रम फैला रहे हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी पहुंची हुई है क्या? आप इतना ही बता दीजिए, बहुत आप बहुत बड़े विद्वान हैं, इतना बताइए, भारतीय जनता पार्टी पहुंची हुई है कोर्ट में? जवाब देने दीजिए, पहले मैं दूसरे सवाल का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी क्या कोर्ट में पहुंची हुई है? उसके बाद आपका प्रश्न पूछूंगा। आपने 2 सवाल आपके पास जवाब नहीं है इसलिए टाल रहे हैं क्या? अरे आपके तो बता दीजिए, हाँ और नहीं में जवाब दे दीजिए, 1 सेकंड लगेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में पहुंची हुई है क्या? जवाब नहीं है इनके पास। क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में पहुंची है क्या? आपने सवाल पूछे थे, मैंने एक ही का जवाब दिया, पहले मैं दूसरे का जवाब। पहले इस सवाल का जवाब चाहती हूँ, पहले मैं इस सवाल का जवाब चाहती हूँ। क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में पहुंची है क्या? आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है। आप तर्क करने के लिए बैठे हुए पूरे डिबेट में, तर्क पर बात करते हैं तो आप मेरी बात का जवाब तुरंत देते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आप तर्क करने के लिए बैठे हुए हैं। सिद्धार्थ, जवाब मिल गया मुझे, मुझे जवाब मिल गया। मैंने आपसे पूछा क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में पहुंची हुई है? आपके पास जवाब नहीं है तो दीजिए ना जवाब। 2 मिनट शांत, हर्षद भाई 2 मिनट शांत रहिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। उसका भी जवाब लूंगी मैं आपसे, पूरा टाइम दूंगी, लेकिन पहले मेरी प्राथमिकता इस सवाल का जवाब जानने में है कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोर्ट पहुंची है? पहले तो सवाल पूछा गया, मैं उसी का जवाब पहले दूंगा, क्योंकि आपके पास इस बात का जवाब नहीं है, आपको जवाब क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हैं। आप अब ये हो रहा है, आपका भय, आपका झूठ, आपका भ्रम फैलाना, आपकी राजनीति, एवरीथिंग इज एक्सपोज्ड हियर। इतने बुरे दिन भी नहीं आए कि आपके सवाल का जवाब नहीं होगा। तभी तो आप दे नहीं पा रहे। आपके बुरे दिन तो यही समझ में आ रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी पहुंची है? आप इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे। हर्षद भाई जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि उनके पास कोई जवाब नहीं है। आज कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी कोर्ट नहीं पहुंची है। वाराणसी कोर्ट में 5 महिलाएं याचिका लेकर पहुंची है। पूरा प्रोसेस कोर्ट के अंदर हो रहा है। कोर्ट कमिश्नर है, डीएम प्रशासन है। ये जिस तरीके से ये उसको साबित करना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इसको भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, समझिए। सिद्धार्थ की आवाज दीजिए जरा भी।
जी, सिद्धार्थ ये की आवाज दीजिए, जवाब फिर इसलिए हर्षद के नहीं पास देना आते चाह रहे हैं, जवाब इसलिए नहीं देना चाह रहे हैं कि इनके पास जवाब नहीं है, जबकि ये खुद भी जानते हैं इनके मन में कि वो प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी का नहीं, कोर्ट द्वारा किया गया प्रोसेस है, और जो भी चीजें सामने आ रही वो न्यायालय के हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा। हाथ हिलाते रहिए, 2 राज्य बचे हैं। हाथ हिलाने से तो ही होएगा। ठीक ले है, आइए सिद्धार्थ जी और और हर्षद जी को आमने सामने ले आइए। सेकंड चीज मैं आपसे बात करता हूं। आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए या हिंदुओं को केवल आगे रखने के लिए और एक समुदाय के खिलाफ जाने के लिए कार्य कर रही है। मैं आपको जवाब देता हूं, राजस्थान का बात चल रही है, राजस्थान के विषयों पे बात हो। सिद्धार्थ भाई, मैंने ऐसा नहीं कहा है। हो सकता अरे है लावनी जी ने कहा हो, सुनिए, इनको बड़ी अभी शौक सुनिए, है अभी मेरा सरकार का खत्म नहीं हुआ, करने का। मेरा खत्म मैंने होने ऐसा के बाद कहा बोलिएगा। है। अरे मेरा खत्म होने के बाद बोलिएगा। डबल सर, इंजन पूरा शो रिकॉर्ड होता है। आप बात नहीं है, आप डबल यूट्यूब इंजन पे की जाकर गाड़ी ये आप पूरा बताइए। शो दोबारा देख लीजिएगा कि किसने क्या कहा था। 24 हर्षद को आमने सामने लेकर आएंगे। राजस्थान मैं बिल्कुल आ रही हूँ धनंजय जी, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगी, बस मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं धनंजय जी आपके पास आती हूँ। पिता गाजी फकीर का देहांत हुआ, कोरोना नियमों को, जो कोविड के हम नियम नहीं थे, डरते उनको सर, ताक कर रखने डर को आपको सबसे लगना ज्यादा चाहिए क्योंकि आपका झूठ एक्सपोज होता है। चलिए मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, केवल एक समुदाय को खुश करने के लिए मुकदमे जो दर्ज नहीं। तो आप क्या कहते हैं, खुश करने का काम कौन करती है? 100 करोड़ रुपए मदरसों को बांटे, किसके लिए बांटे? एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी खुश करने का कार्य कर रही है एक वर्ग विशेष से नफरत करके, या खुश करने का कार्य आप कर रहे हैं? 100 करोड़ किस लिए, क्या दहेज में देकर आए थे? इसलिए बांटे थे। अभी जो दंगे हुए, इनकी सीबीआई से जांच न करवाकर जांच करवाकर इस जांच को दबाने का काम कर रही है कांग्रेस, कर रही है, शायद 2 प्रवक्ताओं को बिठा रखा है क्या? आरोप लगा रही है। और दूसरी चीज, आप ज्ञानवापी की बात करते हैं, ज्ञानवापी का भाजपा के प्रवक्ताओं को बिठा रखा है। ये भाजपा की बात क्यों रख रहे हैं? क्या भाजपा के प्रवक्ता ऐसी बातें की आम जन्मभूमि के जन्म समय आपने ऐसी बातें की। राष्ट्रीय हिंदू महासभा से हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, आप उनके सवाल का जवाब दीजिए। आप उनके सवाल का जवाब दीजिए, आप तय मत करिए कि वो किससे हैं। कहते रहे सवाल पूछे, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र थे। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, आपको चुप होना पड़ा, मुंह में उंगली रखकर बैठना पड़ा। हम लोग नहीं बोलते, आप मुंह में उंगलियां डालते हैं बोलने के लिए। आप खुद कहते हैं कि हम बोले, चाहते हम बोले, तो सुनिए, हम बोल रहे हैं, सुनिए। इस देश को बांटने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो आप लोग कर रहे हैं। इस देश में जवाब दीजिए, फिर मैं धनंजय जी के पास आऊंगी जल्दी से। आप लोग फैलाते हैं। चलिए ठीक है हर्षद, जवाब दीजिए। लावनी जी, मैं उधार नहीं रखता। मैं पहले आपके पिछले वाले सेशन का जो दूसरा प्रश्न था उसका जवाब दे देता हूँ। आपने मेरे से दूसरा सवाल ये पूछा था कि जुलूस में पत्थर क्यों चलने लगे। लावनी जी, जुलूस में पत्थर मध्य प्रदेश में भी चल रहे हैं, राजस्थान में भी चल रहे हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली, सब जगह चले। तो इस देश के गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? और ये 2014 के बाद ये पत्थर क्यों चलने लगे, इसकी जिम्मेदारी किसकी है लावनी जी? मैं आपसे यही कह रहा था कि मेरे को सबसे पहले इन बातों का जवाब देने दीजिए। अब आप मेरे से पूछिए वो पड़ताल वाले सवाल का, क्या आपका सवाल था कि कोर्ट में केस भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। मैं नहीं करता आपके सवालों से, मुझे आपका लाइन और लेंथ पता है। तो कांग्रेस ने भी कोर्ट में कोई ऐसा केस नहीं करा कि इसको रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए। तो आपने कैसे कंक्लूजन ले लिया कि अशोक गहलोत जी इसकी पड़ताल के विरोध में है? उन्होंने तो सिर्फ ये कहा कि ये पूरा भाजपा प्रायोजित है। तो आपने ये कैसे सोच लिया कि पड़ताल का विरोध अशोक गहलोत जी ने करा? मैं आपसे इस बात का जवाब जानना चाहता हूँ। लावनी जी, आप सीनियर, ये क्या ज्ञानवापी फिर इस तमाशा कहकर जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जो फिर धनंजय जी के उन पास जाती हूँ, तमाशा का मतलब क्या था? चलिए आप सही कर दीजिए, क्या तात्पर्य है आपका, बताइए क्या तात्पर्य है, क्या तमाशा हो रहा है? हाँ, मैं बताता हूँ। तमाशा का मतलब लावनी जी ये है कि देश में जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसको हमेशा एक ऐसा हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा दे के रखना है ताकि वो महंगाई पर चर्चा ना करे, वो देश में जो अराजकता फैल रही है उस पर चर्चा ना करे। विदेश में जो 18, आपको पता है आज विदेशी यूनिवर्सिटी ने देश में आकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत यहाँ पर आके अपने कॉलेज स्थापित करने से मना कर दिया। अगर हिंदू मुस्लिम की बहस नहीं होगी लावनी जी, तो आप ये सब बहस करने लगेंगे, और ये सब बहस करने लगेंगे तो नरेंद्र मोदी जी विफल होते दिखने लगेंगे। सर, ऐसे सैकड़ों डिबेट्स मैंने किए। 2 दिन पहले का डिबेट जाके देख लीजिएगा कि हमने क्या डिबेट किया। अब मैं आपकी बात मैंने सुन ली, ठीक। अब मैं जरा धनंजय जी के पास जाती हूँ। सुन लिया मैंने, बहुत देर से सुन रही हूँ। दो बातें आप जरा ध्यान से सुन लें कि जब इस देश में आस्था की बात आती है ना, तो इस देश का जो सच्चा हिंदू राष्ट्रभक्त है, हिंदुस्तानी है, उसके लिए आस्था सर्वोपरि हो जाती है, राष्ट्र सर्वोपरि हो जाता है, क्योंकि हमारा आधार आस्था से जुड़ा हुआ है। आपके लिए एक विशेष वर्ग सर्वोपरि हो सकता है, आस्था सर्वोपरि नहीं हो सकती है।
दूसरी बात, आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी जरा पिछले दिनों आप उठाकर देख लीजिएगा कि आपके स्टेट में क्या हाल है। धनंजय गिरी, या आपसे मैं हिंदुत्व का सर्टिफिकेट लेने के लिए आनी बैठी हूँ। इतनी देर से आप कितने सच्चे हिंदू हैं, आपने बीते 40 मिनट में बता दिया है। आपने कितने आप सच्चे हिंदू हैं, बीते 40 मिनट में आपने बता दिया। आप लोग तो राम के को ही काल्पनिक मानते हैं, उनके अस्तित्व पर सवाल खड़ा करते हैं, तो भोले बाबा पर तो स्वाभाविक था। आइए धनंजय गिरी जी, आइए धनंजय गिरी जी, हाँ धनंजय गिरी जी, आइए धनंजय गिरी जी के पास लेके जाती हूँ। ठीक है अर्शद, एक मिनट, अब धनंजय जी को जवाब देने दीजिए, धनंजय जी को जवाब देने दीजिए। आइए धनंजय जी, अर्शद जी का पहले डाउन करिए, पहले डाउन कीजिए धनंजय जी। लावणी जी हताश, निराश, इसी तरह से बेकार हो चुकी, बर्बाद हो चुकी और धीरे धीरे म्यूजियम में जाने लायक हो चुकी कांग्रेस, और जिस पार्टी के मुखिया ही खुद भी कहते हो कि मैं दत्तात्रेय गोत्र का कश्मीरी पंडित हूं, और वहां से कश्मीरी ब्राह्मणों के भगाए जाने पर जिनके मुंह से आज तक एक शब्द नहीं निकला, जो कोर्ट के ऊपर से जनेऊ पहनते हैं, जो सोमनाथ मंदिर में जाते हैं तो विधर्मी राष्ट्र रजिस्टर में साइन करते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूं, और देश में घूम घूम कर खुद को कश्मीरी ब्राह्मण बताते हैं। ऐसे छद्मवेशी लोगों से, ऐसे लोगों से, इस तरह के हिपोक्रेट लोगों से और उनके दास्ता झेल रहे लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकती हैं? उनसे किसी सभ्यता की आप उम्मीद कर सकती हैं? किसी महिला से बात करने के संस्कार की उम्मीद कर सकती हैं? मरते हैं मुसलमान मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद के नाम पर पूरी दुनिया में मुसलमान मरने कटने को तैयार है। हम सिर्फ इस धरती को माता कहते हैं, इस नदी को माता कहते हैं, इसके कण कण को शंकर मानते हैं और हर धरा को पूज्य मानते हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के साथ जीते हैं, और हमने दुनिया में कहीं तलवार के बल पर आक्रमण करने नहीं गए। तलवार के बल पर हम पर आक्रमण होते रहे हजारों साल तक, और हम विचार के बल पर अपने आप को बचा कर रखे हैं। आज जब समाज जागृत हो रहा है, जीवंत हो रहा है, प्राणवंत हो रहा है, स्वयं को खड़ा कर रहा है, सजग, समर्थ, सबल बन रहा है, युग पुरुष नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का लोहा मान रही है, तो कांग्रेसी, छुपे हुए कांग्रेसी, जो दबे हुए कांग्रेसी, जो छद्म सेकुलरवादी कांग्रेसी है, आप व्यक्तिगत रूप से तो किसी का विरोध करने का अधिकार रखते हैं, रखिए, लेकिन आप व्यक्ति का विरोध करते करते अगर देश और समाज का विरोध करने लगते हैं, अगर आप आस्था का विरोध करने लगते हैं, तो आप स्वयं कटघरे में खड़े हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कुछ सीमाएं हैं, हम डिबेट कुछ ज्यादा ही आगे लेकर गए हैं, लेकिन इस मुद्दे को हम आगे भी आपके साथ मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, क्योंकि ये मसला बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये मसला सीधे सीधे जुड़ता है इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था से। पहले प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताना और अब भोले बाबा के मसले को तमाशा करार दे देना। ये कांग्रेस आखिर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर कब उठेगी? सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि G23 के नेता भी इस सवाल को चिंतन शिविर में उठा चुके हैं। ध्यान देने योग्य है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।